She was 27 years old and she ended up in at least 35 different parts. That was the end of young Shraddha Walkar. दिल्ली पुलिस का कहना है कि बेहद शातिर दिमाग है आफ्ताब आमीन पूनावाला। कई जो बॉडी के टुकड़े हैं वो पुलिस ने अलग अलग इलाकों से बरामद किए हैं। पुलिस कस्टडी में आफ्ताब है, चेहरा छुपाने की पूरी तरह से यहाँ पर कोशिश कर रहा है। नवंबर का महीना था, मैं मॉर्निंग शिफ्ट में था। रोज़ाना की तरह घर से निकला ऑफिस के लिए। अचानक से एक सोर्स का कॉल आया मुझे कि मेहरौली में एक बहुत बड़ी घटना हो गई है, एक लड़के ने एक लड़की को मार दिया है। मेरे पास एक दूसरी जानकारी आई कि दोनों मुंबई के रहने वाले हैं और दिल्ली में आके रह रहे थे, और जो लड़का है उसने न सिर्फ लड़की को मारा बल्कि कुछ टुकड़े भी किए हैं, जिसके बाद जाहिर सी बात है साउथ दिल्ली का इलाका। तो उसके बाद मैं सीधा मेहरौली की तरफ भागा। अचानक से कुछ लोगों का सोर्स के फ़ोन आया कि कुछ रिपोर्टर्स जो छतरपुर का जंगल है वहाँ पर मौजूद हैं। तो माइंड डाइवर्ट हुआ और तब तक न्यूज़ ब्रेक हो गई थी। उसके बाद एक आईपीएस रैंक के ऑफिसर है, उनको मैंने कॉल किया तो उन्होंने मुझे सोशल मीडिया की आईडी बताई, आफ्ताब की और श्रद्धा की। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे उनकी जब आईडी देखी और उनकी जो पिक्चर देखी, ऑफिस में डाली। फिर न्यूज़ ब्रेक हुआ, उसके बाद ऑफिस वो पिक्चर, वो प्रोफाइल देखकर और उस न्यूज़ के पीछे भागने को कहा। 18 मई को आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की थी और हत्याकांड का खुलासा 9 नवंबर को हुआ। यानी पूरे 6 महीने तक आफ्ताब सभी से ये छुपा कर रहता था कि उसने किसी हत्याकांड को अंजाम दिया। तो मुझे पहले तो कैरेक्टर चाहिए, आफ्ताब कहाँ है, आफ्ताब के पास मुझे भागना चाहिए। तो बाकी रिपोर्टर्स छतरपुर के जंगल में थे। मैंने डिसीजन लिया कि मुझे मेहरौली पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, कम से कम एक अक्यूज्ड होना चाहिए, जो टीवी का कंपल्सन भी होता है कि एक विजुअल्स होना चाहिए। तो मैं जैसे ही मेहरौली पुलिस स्टेशन पहुंचा, वहां पर एडिशनल डीसीपी अंकित चौहान वो कार से उतरे। मैंने उनको तुरंत पकड़ा। जो आरोपी है आफ्ताब, इसको जब आपने पकड़ा तो क्या बताया उसने, किस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया था? स्टार्टिंग में तो उसने यही बताया था कि लड़की चली गई है, लड़की उसके पास नहीं थी, लड़की काफ़ी महीने पहले चली गई है। और ठीक से पूछताछ हुई, सस्टेन्ड इंटरवेशन हुई, क्वेश्चनिंग हुई, तब उसने बताया कि लड़की को उसने मार दिया था। लड़की का गला दबाया पहले, फिर लड़की की बॉडी डिस्पोज ऑफ कर दी। उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो ये पता चला कि आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर किया, उसके बाद बॉडी के कई टुकड़े किए और उसको छतरपुर के जंगल में फेंक दिया। बात आती कि आफ्ताब की, सभी को आफ्ताब को देखना था, अक्यूज्ड कहाँ पे था। मैं उस वक्त थोड़ा बहुत मैंने देखा कि आफ्ताब को जो एसएचओ मेहरौली हैं, एडिशनल डीसीपी हैं, एसीपी हैं और भी ऑफिसर हैं, वो उससे पूछताछ कर रहे थे। तो काफ़ी सामान्य अच्छा लुक्स था आफ्ताब का, हैंडसम, कॉन्फिडेंट काफ़ी था वो, काफ़ी ज़्यादा। जब कोई मर्डर का केस होता है तो जो पुलिस है वो सख्ती दिखाती है, उससे नॉर्मल बातचीत कर रहे थे, डिस्टेंस मेंटेन था। आफ्ताब बैठा हुआ था, सामने की तरफ पुलिस ऑफिसर्स बैठे थे और वो बता रहा था, और उसको देख के लगा नहीं था कि ये कोई मर्डर का अक्यूज्ड है या उसने एक लड़की का मर्डर किया है, उसके 35-36 टुकड़े किए। बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, फौजी है। ये ज़्यादा करके इसमें जैसे स्पोर्ट्स है या कुछ एक्टिविटी जैसे डांसिंग या कुछ ड्राइंग
पेंटिंग या फिर रंगोली, इतनी वो एक्टिव थी कि मतलब बोल नहीं सकते कि ये कैसे ऐसे भटक गई इसके पास। कुछ बम्बल ऐप करके है, उसमें शायद डेटिंग का कुछ डेटिंग ऐप जैसे है, तो उसमें शायद उनकी दोनों की पहचान हो गई। तो मैं तो हैरान हो गया, ये मतलब मुझे कुछ मालूम ही नहीं था कि इनका रिलेशन कब हो गया, कैसे हो गया। तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। तो मतलब उसने, जैसे मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि उसके साथ मत जाना, ऐसे वो शायद सही लड़का नहीं है तुम्हारे लिए। मुझे तो हमेशा उसकी चिंता रहती थी, क्योंकि मैंने उसको इतना लाड प्यार से बड़ा किया और सब कुछ सही तरीके से उसको दिया, और फिर भी वो अभी ऐसे स्टेज पे थी कि वो मतलब कुछ मेरा कहना ही मानती नहीं थी। उस लड़के ने उसको क्या समझाया था कि हमारे पेरेंट्स के खिलाफ जाए, और ये सब मतलब उसको पूरा ये उसने प्लानिंग किया था कि उसको कैसे अलग किया जाए फैमिली से, और फिर उसका एडवांटेज ले। तो ये उसकी सब सोची समझी चाल थी ये सब। There's a word for it which is known as love bombing, which means that suddenly an individual comes out of the picture and is bombarding you with extreme amount of affection, which might feel very nice, it might give you a high, but that's a very unhealthy behavior. Why people get into these sort of relationships is that initially the relationship, the abuser knows what all to say. They also make the other person feel special by sharing their histories. Often these abusers have history of neglect and abuse themselves, and they try to create a humane bond with the victim, where the victim feels that it's their responsibility, or out of their sensitivity they want to support the abuser and help them come out of their pain. यहाँ इससे भी शॉकिंग ये है कि मई में उसने मर्डर किया और नवंबर में ये केस खुला, लेकिन ये केस अक्टूबर में ही खुल जाता। अब यहाँ पर जो आफ्ताब है उसका कैरेक्टर वो शो करता है। श्रद्धा के फादर ने मुंबई पुलिस को जानकारी दी कि वो मिसिंग है, और ये मिसिंग की जानकारी कैसे फादर को मिली। मिसिंग कंप्लेंट के लिए भी मैं जब वसई पुलिस चला गया था, तो तब भी वसई पुलिस भी मेरे को यही पूछ रहे थे कि ये कब से गई है। तो मैंने बताया कि ये अभी 2.5-3 साल हो गए, तो आप मतलब ढूंढने की फिर कोशिश क्यों नहीं की। तो मैंने बोला कि उनको मैं कांटेक्ट में था, लेकिन थोड़ा कम कांटेक्ट करता था। तो तब उन्होंने ही मुझे आरोप लगाया कि आप बेटी को संभाल नहीं सकते क्या। नवंबर 2020, करीब 2-2.5 साल पहले, जब ये लोग बसई में रहते थे मुंबई में, उस थाने में श्रद्धा ने एक कंप्लेन दी थी आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ। वो कंप्लेन मीडिया में भी चली, हम सब ने देखा, जिसमें उसने लिखा था कि आफ्ताब पूनावाला उसके साथ क्रिवलिटी करता है, मारपीट करता है, उसको ब्लैकमेल करता है और उसको धमकी देता है कि मैं तुझे पीसेस में काट करके फेंक दूँगा। ये 2-2.5 साल पहले बोला है, और सेम नेचर का क्राइम उसने किया है। सेम नेचर का उसने जो भी उसके साथ 35 टुकड़े करके उस बेटी को मार दिया। तो कभी कभी ऐसे लगता है कि वो डे 1 से उसका प्लान था क्या ऐसा करने का। श्रद्धा के फादर तो खुद इस घेरे में हैं। उनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो एक बाप की तरह से उन्होंने बिहेव नहीं करा। अगर वो बाप की तरह से बिहेव कर रहे होते तो शायद श्रद्धा उनको छोड़ के आती नहीं। श्रद्धा के फादर की ही वजह से उसका घर टूटा।
उसकी माँ अलग हो गई, ये अलग हो गई। इसमें मेन जो है, अगर किसी को अगर गुनहगार कह सकते हैं तो श्रद्धा का फादर ही है उसमें। अब फिर से आते हैं दिल्ली। एक एसएचओ आता है, वो मुझे फ्रिज की तस्वीर दिखाता है। मैंने पूछा है क्या? बोला भाई साहब इस फ्रिज में इस लड़के ने उसकी बॉडी के टुकड़े किए थे। नकली वो फ्रिज पुलिस लेकर आई थी पुलिस स्टेशन में। जो बॉडी के टुकड़े उसने किए वो बाथरूम में शॉवर चलाता था। शॉवर चलाने के बाद वो बॉडी के टुकड़े करता था। अच्छा, शॉवर क्यों चलाया इसके पीछे भी जो आफ्ताब है उसकी ही पास्ट हिस्ट्री है। दरअसल उसने सेफ का कोर्स किया हुआ है, तो पानी चलाने से जो जहाँ तक उसने ये बताया कि जो बॉडी के मांस है वो काफ़ी नरम हो जाता है उस वजह से, और टुकड़े करने के लिए उसने मल्टीपल वेपन्स का यूज़ किया। उसके बाद उसको बॉडी है उसको फ्रिज में रखा था उसने। 2 से 3 महीने लगाए उसने बॉडी के टुकड़ों को फेंकने में। जब ये केस हुआ 2 से 3 दिन हो गए, तो मैं उस हर ऑफिसर के पास जाकर सिर्फ यही जानना चाहता था कि आफ्ताब है क्या। ये पूरा केस उस वक्त देख रहे थे शुरुआती दौर में अंकित चौहान आईपीएस ऑफिसर है, यंग। तो मैं उनके पास जाके ये वो मिलने का टाइम नहीं दे रहे थे क्योंकि काफ़ी प्रेशर था। तो मैंने उनको बोला कि मुझे कोई स्टोरी नहीं चाहिए, स्टोरी मेरे पास है, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये आफ्ताब है क्या है कैरेक्टर। तो बिल्कुल उन्होंने बोला कि वो मुझे भी कन्विंस कर देता है कि अगर मैं उससे पूछ रहा था शुरुआत में और उसने किस तरह से पुलिस को गुमराह किया। जब दिल्ली पुलिस ने उसको बुलाया तो उसने भी वही कहानी बताई जो मुंबई पुलिस को बताई थी कि श्रद्धा से मेरा झगड़ा हुआ था और वो छोड़कर चली गई, उसके बाद मुझे कोई जानकारी नहीं है। आफ्ताब अमीन पूनावाला के साथ जो हमारी मुलाकात हुई, हम 5 मिनट तो एक दूसरे को हम तौलते रहे। वो भी बहुत थोड़ा सा ये है कि कह सकते हैं कि वो चालाक से भी चालाक एज ए ह्यूमन। और जिस तरीके से हम लोग मिलते हैं लोगों से, तो हमने ये देखा कि उसके अंदर बहुत ही जेंटल आदमी, इसे जेंटल कह सकते हैं ना, जेंटल किस्म का आदमी है। कैसे कह सकते हैं कि वेल मैनर्ड, इस तरीके का आदमी। उसके बाद जब उसको इंटरोगेट किया गया और पूरी रात उसको बैठा कर रखा गया, पानी नहीं दिया गया, सोने नहीं दिया गया, उसके बाद मॉर्निंग में फिर वो ब्रोक डाउन हुआ और उसने ये बताया कि उसने श्रद्धा का मर्डर कर दिया। अब उसके बाद वो किस तरह से गुमराह करता है कि वो श्रद्धा का मर्डर कर दिया था, उसकी हड्डी को मिक्सर ग्राइंडर में उसने पीसा और पीसने के बाद उसको फेंक दिया। एक बयान उसने ये दिया और छत पर फेंका। उसके बाद दिल्ली पुलिस उस छत पर जाती है, कुछ नहीं मिलता है। फिर इंटरोगेशन होता है तो वो ये बोलता है कि नहीं, मैंने झूठ बोला था, मैंने बॉडी के टुकड़े किए थे और उसको फ्रिज में रखा था और धीरे धीरे करके उसको मैंने टुकड़ों को छतरपुर के जंगल में फेंका था। अब यहाँ पर आपको एक और कैरेक्टर देखने को मिलेगा आफ्ताब का। वो कैरेक्टर ये है कि मर्डर करने के तकरीबन 15 दिन बाद बम्बल से उसने एक लड़की से फ्रेंडशिप की थी। वो लड़की उस फ्लैट में आती है, उस फ्लैट में जहाँ पर वो पहले से आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर किया था। जब वो लड़की उस फ्लैट में आती है तो फ्रिज में श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े रखे होते हैं और जब वो लड़की फ्लैट के अंदर आती है तो आफ्ताब पहले से तैयारी करता है। फ्रिज से बॉडी के टुकड़े, ख़ास तौर से जो सर का हिस्सा है वो उस वक्त भी था, वो बॉडी के टुकड़े उठाता है और किचन में लेकर जाकर वो रखता है। लड़की पूरी रात रुकती है। श्रद्धा का जब मर्डर कर रहा होता है तो एक रिंग था श्रद्धा के हाथ में, वो रिंग वो निकाल लिया था, वो उस लड़की को गिफ्ट में देता है।
डेफिनेटली इसमें आफताब जो है फ्रेम करा गया है, क्योंकि कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो ये शो करता है कि आफताब पुलिस के सामने कोई भी स्टेटमेंट इसीलिए एविडेंस में एडमिसिबल नहीं होता, क्योंकि एक वहाँ पे एक डाउट होता है कि पुलिस के सामने तो बड़े बड़े लोग जो हैं टूट जाते हैं, तो दबाव में स्टेटमेंट ली गई होगी। तो इस वजह से पुलिस के सामने जो भी स्टेटमेंट दी गई है आफताब की तरफ से वो एडमिसिबल नहीं है। और जो लड़की रिंग पहनी थी ना, वही वजह बनेगी उसके छूटने की। अगर अक्लमंद वकील होगा तो उसी को हथियार बनाएगा। शायद ये मर्डर नहीं होता। When a victim is able to identify certain behaviors in their relationship and they feel that they are being abused by their partner, it's very important that they come up with a contingency plan. So if a victim is planning to leave, then the abuser might get extremely violent or to the extent of killing someone. इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने भी मोस्टली, चाहे श्रद्धा, आफताब, वो दोनों बम्बल से मिले, बद्री जो कैरेक्टर है जो इनको हिमाचल में मिलता है, फिर वो दोनों आते हैं, वो भी बम्बल से मिला। श्रद्धा गुरुग्राम में जिससे मिलने के लिए गई थी और जब वहाँ आती है और उसका मर्डर होता है जिस दिन, वो भी बम्बल से मिला। तो इस केस में मोस्टली जो कैरेक्टर हैं वो सब एक दूसरे को सोशल मीडिया से और मोस्टली जो बम्बल ऐप है उसी से मिलते जुलते हैं। अब इसमें एक कहानी और है जो दोनों के कैरेक्टर को शो करती है। हिमाचल प्रदेश से दिल्ली दोनों आते हैं। सबसे पहले एक बद्री है, उसके फ्लैट पे रुकते हैं। बद्री के फ्लैट की छत पर अक्सर जाकर जो आफताब वो सिगरेट पीता था और सिगरेट पीते हुए सामने ठीक छतरपुर का जो जंगल है वो दिखाई देता था। और बाद में इंट्रोगेशन में उसने ही बताया कि वो बद्री की छत पर जाकर सिगरेट पीता था और जंगल देखता, तो वहीं से आइडिया आया था कि मर्डर के बाद उस जंगल में बॉडी के टुकड़ों को फेंकना है। श्रद्धा गुरुग्राम में जिस लड़के से मिलने के लिए गई थी, 18 तारीख को गई, पूरी रात रुकी और उसके बाद जब नेक्स्ट डे वो इंटर करती है छतरपुर के फ्लैट में, उसके बाद झगड़ा होता है और मर्डर हो जाता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आफताब ने श्रद्धा को नहीं मारा था? डेफिनेटली नहीं मारा। उसका कहना ये है कि मैं नहीं मारा। उसे ये उम्मीद है कि मैं जेल से रिहा होऊंगा एक दिन। उसे कोर्ट पे भरोसा है, न्याय उस पे सिस्टम पे भरोसा है कि वो एक दिन रिहा होके और अपनी स्टडी कंप्लीट करेगा। इसी वजह से उसने एप्लीकेशन भी लगाई थी कि मैं फर्दर हायर स्टडीज़ करने के लिए मुझे सर्टिफिकेट दिलाया जाए। जो इंडिया में एविडेंस एक्ट चलता है, जिसको सबूत माना जाता है कि ये आपने कराया तो उसे सबूत कानून मानते हैं, उस सबूत वाली जो किताब है एविडेंस एक्ट, उसके मुताबिक तो कोई उसने एविडेंस ऐसा मिला ही नहीं जिससे कि वो ये प्रूव हो सके कि वो उसने कत्ल करा है। बाइज्जत बरी वाला केस है ये। मैं कुछ चीज़ें आपको खोलना नहीं चाह रहा क्योंकि केस पे इफेक्ट पड़ेगा ट्रायल पे, वरना मैं ऐसी बातें इसमें आपको खोल के बताता जो अगर खोल दिया है तो पूरी सबको मालूम है कि हकीकत क्या है। इतने हीनियस क्राइम की सजा क्या होनी चाहिए? फांसी से कम तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, और फांसी की सजा भी टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक होनी चाहिए। समाज में जो लोग हैं वो लोग भी पूछ रहे हैं कि अभी ये अपनी संस्कृति के हिसाब से पूरे रिचुअल्स होने चाहिए, तो ये कब तक करेंगे? जब तक इसको फांसी नहीं होगी तब तक मैं इसका अंतिम संस्कार